दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज हम लेकर आए हैं आपके लिए जो है माइक्रो इकोनॉमिक्स का 9वें चैप्टर का जो है पार्ट 2, जिसमें हम पढ़ रहे हैं कि यहाँ पर TR, MR, AR। जब AR स्थिर है यानी जब AR स्थिर होता है तो TR, MR, AR ये क्या होते हैं। TR क्या होता है? TR मतलब टोटल रेवेन्यू मतलब कुल संप्राप्ति, और जो है ये MR का मतलब होता है सीमांत संप्राप्ति, और यहाँ पर AR का मतलब होता है औसत संप्राप्ति। तो हमने इसके बारे में जो है पिछली वीडियो में डिटेल से पढ़ा है। तो अगर आपको इनके बारे में नहीं पता है तो आप हमारी पिछली वीडियो इसका जो फर्स्ट पार्ट है वो आप देख सकते हैं, वहाँ पर आपको इनकी सारी डिटेल मिल जाएगी। तो चलिए हम इस वीडियो में शुरू करते हैं। इसमें यानी कह रहा है कि जब TR, MR और AR पर क्या प्रभाव पड़ेगा, जब AR स्थिर रहेगा यानी औसत रेवेन्यू यानी औसत संप्राप्ति जो है अगर स्थिर रहती है तो TR, MR और AR पर क्या प्रभाव पड़ता है ये हम देखते हैं। तो सबसे पहले हमने इसको समझने के लिए एक सारणी बनाई है जिसके माध्यम से हम समझने का प्रयास करेंगे। तो चलिए देखते हैं। तो उत्पाद देखिए यहाँ पर Q के माध्यम से दर्शाया गया है, और यहाँ पर जो है उत्पाद 1, 2, 3, 4, 5 उत्पाद लिए गए हैं। उसके बाद संप्राप्ति है। औसत संप्राप्ति क्या है? हमारी औसत संप्राप्ति देखिए स्थिर रखी गई है। स्थिर का मतलब देखिए बदलाव नहीं हो रहा है। तो यहाँ पर पहले 10 है, यहाँ पर 10 है, यहाँ पर 10 है और यहाँ पर है, तो सारी जो है 10-10 है यानी बदलाव नहीं हुआ है। उसके बाद देखिए कुल संप्राप्ति। कुल संप्राप्ति क्या होता है? सभी संप्राप्तियों का जोड़, यानी कुल संप्राप्ति का मतलब होता है यानी संप्राप्ति का जोड़, यानी जितनी भी संप्राप्तियां हुई हैं उन सब का जोड़ करेंगे तो हमें कुल संप्राप्ति मिलेगी। तो देखिए औसत संप्राप्तियों को यहाँ पर क्या करा हमने, देखिए जोड़ कर रहे हैं। पहला 10 फिर 20 हो गया, यानी इसको जोड़ते जाएंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, 50 तक मिल जाएगा। तो ये मिलेगी हमें कुल संप्राप्ति कितनी हुई है। तो यहाँ पर देखिए औसत संप्राप्ति हुई है तो इनको सबको जोड़ देंगे तो हमें टोटल संप्राप्ति प्राप्त हो जाएगी। उसके बाद देखते हैं सीमांत संप्राप्ति। सीमांत संप्राप्ति हम कैसे निकालते थे? सीमांत संप्राप्ति निकालते थे यहाँ पर जो है TR यानी टोटल रेवेन्यू जो है N एक प्राकृतिक संख्या होती है, जहाँ पर यानी यहाँ पर N प्राकृतिक संख्या है, N में से एक कम कर देंगे यानी उससे पिछली वाली संख्या। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पर देखें अगर N 3 है तो ये क्या होगी, 2 होगी। तो यानी पिछली संख्या है यानी पहले वाली जो संख्या है यानी क्या है, 2 क्या है पहले आ रहा है और 3 बाद में आ रहा है। तो इसका मतलब है हम 3 में से 2 को घटा देंगे। तो यहाँ पर जो है हम क्या करेंगे, ज़्यादा वाले में से कम वाले को घटाएंगे तो सीमांत प्राप्ति मिलेगी। सीमांत प्राप्ति का मतलब क्या हुआ, अतिरिक्त प्राप्ति हो गई, यानी जितना हमें मिलना चाहिए था जिस उत्पाद से उसके अधिक, यानी हमने क्या करा है उसकी अतिरिक्त इकाइयों की बिक्री कर दी है, जिससे कि हमें जो है अधिक उत्पादन यानी अधिक बिक्री के बदले हमें संप्राप्ति जो है अधिक हो गई है, यानी रेवेन्यू अधिक हो गई है, हमें धन अधिक प्राप्त हो गया है। तो कितना कैसे निकालेंगे हम, देखिए 10 था, 10 में से 0 तो 10 हमें संप्राप्ति हुई। अब देखिए 20 हो गया, ये देखिए 20 है, पहले कितना था 10, तो पहले वाला जो है हम घटाएंगे जो लास्ट वाले से, यानी लास्ट में जैसे होता है ना कि एक फर्म है, तो इसको समझाते कैसे हम संप्राप्ति निकालते हैं। देखिए यहाँ पर मान लीजिए एक फर्म है, ये है फर्म आपकी, ठीक, ये क्या करती है, फर्म है, ये फर्म है, और ये फर्म क्या करती है, पूरे साल उत्पादन करती है। मान लीजिए 2019 से 2020 तक ये उत्पादन करती है, ठीक है, 2019 से 2020 तक उत्पादन करती है। तो जब इसने 2019 में जो शुरू किया था तो कुछ इसके पास क्या होगा, सामान होगा, तो इसे कहते थे हम स्टॉक कहते हैं। यानी कंपनी के पास पहले कुछ स्टॉक होता है और लास्ट में भी कुछ स्टॉक होता है। स्टॉक होता है ना, आप समझते हैं ना कि अब यहाँ पर कुछ सामान था पहले, यानी जो इसने उत्पादित किया था वो सामान था, उसके बाद यहाँ पर कुछ उत्पादन बचा हुआ है, ठीक है, इसने और उत्पादन किया, यानी जो साल भर चलेगी तो और उत्पादन करेगी, तो अंतिम उत्पाद यानी लास्ट वाले में से पहले वाले को, शुरू वाले को घटा देंगे तो हमें मिल जाएगा सीमांत संप्राप्ति। तो यानी जैसे कि यहाँ पर निकालते थे ना,
तो अतिरिक्त स्टॉक बचा हुआ निकल जाता था। उसी प्रकार से हम यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर भी हम सीमांत संप्राप्ति निकालेंगे, यानी फर्म ने पूरे साल काम किया, उसके बाद उसकी शुरू में आय कितनी थी, यानी शुरू में उसे आय कितनी प्राप्त हुई और बाद में उसे कुल धन कितना प्राप्त हुआ। तो बाद में जितना हुआ है उसको घटा देंगे जो उसे पहले हुआ था। तो यहाँ पर देखिए हमें क्या है, पहले यहाँ पर जो है 10 था, बाद में 20 हो गया, तो 20 में से 10 घटा दिया, सीमांत प्राप्ति आ गई। तो देखिए यहाँ पर देखिए सीमांत प्राप्ति यहाँ पर क्या है, बराबर आ रही है, सब में बराबर है। तो यहाँ पर क्या हम ये क्या दर्शाता है, ये दर्शा रहा है कि जो है औसत संप्राप्ति जब स्थिर होती है, जब औसत संप्राप्ति AR जो है स्थिर होती है, तो यहाँ पर कुल संप्राप्ति में क्या होता है, कुल संप्राप्ति तो बदलाव होता ही है, कुल संप्राप्ति में तो बदलाव होता है और सीमांत संप्राप्ति भी स्थिर रहती है। जब औसत संप्राप्ति स्थिर होती है तो यहाँ पर जो है सीमांत संप्राप्ति भी स्थिर होती है, यानी अगर औसत संप्राप्ति नहीं बढ़ेगी तो सीमांत संप्राप्ति नहीं बढ़ेगी, और लेकिन कुल संप्राप्ति जरूर बढ़ेगी। तो ये बताता है ये चित्र, ठीक है। यहाँ पर आप देखते हैं आगे, हम आगे समझते हैं कि यहाँ पर क्या है, कुल अन्य मदें से संबंध, यानी कुल अन्य मदों से संबंध क्या होता है, यहाँ पर मदों लिखेंगे, मदों से संबंध, तो MR अधिक है। देखिए यहाँ पर जब बात करते हैं MR यानी टोटल रेवेन्यू, सीमांत जो है रेवेन्यू यानी सीमांत लागत, सीमांत जो है संप्राप्ति अधिक होती है तो टोटल रेवेन्यू यानी कुल संप्राप्ति बढ़ती है। जब सीमांत संप्राप्ति अधिक होती है यानी सीमांत संप्राप्ति हमें ज़्यादा हो जाती है तो टोटल रेवेन्यू यानी कुल संप्राप्ति बढ़ती है। यानी जब अतिरिक्त लागत हो जाती है ना में, तो उससे क्या होता है, उसकी टोटल रेवेन्यू टोटल संप्राप्ति बढ़ती है। तो आप समझ रहे होंगे कि जैसे मान लीजिए एक वस्तु बेचनी थी, यहाँ पर हमें क्या करना था, एक वस्तु बेचनी थी, यानी एक हमने वस्तु बेची, ठीक, एक वस्तु को हमने क्या करा, बेच दिया, एक वस्तु को बेचा, तो इस वस्तु से हमें मिलने थे 10 रुपये, ठीक है। अब मान लीजिए दूसरी वस्तु भी बेच दी, ठीक है, दूसरी वस्तु भी बेच दी, इस वस्तु से मिलने थे हमें 10 रुपये, इस वस्तु से मिलने थे हमें, इससे भी मिलने थे 10 रुपये, ठीक है। अब दोनों वस्तुओं को बेचा हमने और दोनों से हमें 10-10 रुपये मिलने हैं, लेकिन क्या होता है यहाँ पर MR सीमांत संप्राप्ति अधिक हो जाती है। सीमांत का मतलब अतिरिक्त लागत हो जाती है, यहाँ पर 10 की बजाय हम इसको 12 प्राप्त हो जाते हैं, 10 की बजाय हमें क्या मिल जाते हैं, 12। तो देखिए कुल संप्राप्ति कैसे निकालते थे, यानी जितने का हमें सबका क्या है, हमें जोड़ करना होता था, तो 10 और 10 टोटल कितना होना चाहिए था, 20। लेकिन यहाँ पर देखिए जब इसकी सीमांत संप्राप्ति बढ़ जाती है, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर जो सीमांत संप्राप्ति बढ़ जाती है यानी 2 रुपये एक्स्ट्रा हो गया, तो ये 10, अब यहाँ 10 नहीं जोड़ेंगे, 2 जोड़ेंगे, क्योंकि हमें 2 प्राप्त हुआ है। तो कुल जो है लागत, यहाँ पर कुल जो रेवेन्यू है यानी कुल संप्राप्ति भी क्या होगा, बढ़ जाएगी, ये हो जाएगा 22। तो यानी आप कहेंगे जब सीमांत संप्राप्ति, जब अतिरिक्त लागत मिलती है तो कुल लागत भी, यानी अतिरिक्त जो है लाभ होता है, संप्राप्ति मिलती है तो कुल लाभ भी हमारा बढ़ जाता है, ठीक है। तो एक और एग्जांपल से समझते हैं। देखिए मान लीजिए यहाँ पर एक आदमी है, ठीक है, ये आदमी है और इसको 10,000 रुपये सैलरी मिलती है, ठीक है, 10,000 रुपये सैलरी मिलती है, ठीक है। अब ये क्या करता है, अपना पैसा जोड़ना शुरू करता है, एक बैंक में यहाँ पर जो है एक बैंक में ये अपना पैसा जमा करता है। यानी इसने मान लीजिए 5 महीने के लिए जमा किया, तो इसकी सैलरी यानी 5,000 रुपये टोटल इसने जमा कर लिया, ठीक है। अब 5,000 रुपये इसने जमा कर लिया है, तो अब देखिए किसी बार ये क्या करता है, इसको सैलरी मिल जाती है, छठे महीने इसको 12,000 मिल जाती है, ठीक है। तो 12,000 मिल जाती, ये क्या है, कुल संप्राप्ति हो गई इसकी, यानी सब जितना मिल रहा था सबको जोड़ लिया इसने और जमा कर लिया। तो अब क्या हुआ, अगले महीने छठे महीने इसको मिल गई 12,000 रुपये, यानी 12 मिल गया तो इसमें 12 भी जोड़ लिया। तो अब देखिए यहाँ पर ये कितना हो गया, 62 हो गया। यानी क्या हुआ, जब इसकी यहाँ पर जो है सीमांत संप्राप्ति जो बढ़ी है
तो इससे क्या होगा, अधिकतम होगी तो इसकी कुल संप्राप्ति बढ़ेगी, बिल्कुल बढ़ेगी। ये है, तो आप उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे। उसके बाद कीमत जब स्थिर है, जब कीमत स्थिर होती है तो MR बराबर होता है AR के। कीमत में कोई परिवर्तन नहीं होगा तो यहाँ पर देखिए, कीमत अगर परिवर्तित नहीं होती है तो MR यानी सीमांत संप्राप्ति बराबर होती है औसत संप्राप्ति के। तो आप ये 2 पॉइंट याद रखने हैं। उसके बाद हम नेक्स्ट देखते हैं अगला पॉइंट क्या है, रेखा चित्र या प्रस्तुतिकरण AR, MR तथा TR जब कीमत स्थिर है। यानी जब कीमत स्थिर होती है, वस्तु की कीमत में कोई परिवर्तन नहीं होता है, तो किस प्रकार से जो है हम AR का, औसत संप्राप्ति का, सीमांत संप्राप्ति तथा टोटल यानी कुल संप्राप्ति का वक्र बनाते हैं या चित्रीय प्रस्तुतिकरण करते हैं। तो चलिए देखते हैं कैसे इसका चित्रीय प्रस्तुतिकरण होता है। तो यहाँ पर देखिए 2 चित्रीय प्रस्तुतिकरण दे रखे हैं। तो यहाँ पर ये जो है चित्रीय प्रस्तुतिकरण है, यहाँ पर इस प्रकार से TR का, TR मतलब टोटल रेवेन्यू का यानी टोटल संप्राप्ति का, ये है कुल संप्राप्ति का वक्र, इस प्रकार से बनता है। यहाँ पर देखिए इस तरह से ये दिखाया जाता है, ये 0 से लेकर यहाँ पर सीधा बिल्कुल बीचों बीच ये जाता है। उसके बाद इसका जो वक्र है, अगर बात करें यहाँ पर MR बराबर AR होता है, सीमांत संप्राप्ति, और यहाँ पर औसत संप्राप्ति बराबर होती है। कब बराबर होगी, जब कीमत स्थिर रहेगी। अगर मैं मान लूँ ये जो कीमत है, यहाँ पर कीमत है, तो अगर मैं मान लूँ यहाँ पर क्या है, कीमत, ये कीमत है, ठीक है, ये भी आपकी कीमत है, कीमत। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर कीमत भी बढ़ रही है और ये कीमत बढ़ रही है, लेकिन यहाँ पर देखिए कीमत एक स्थिर हो गई है, बढ़ नहीं रही है। तो ये क्या हो रहा है, आपका जो आउटपुट है, यहाँ पर जो भी चीज़ आ रही है वो बढ़ रही है, यहाँ पर कीमत नहीं बढ़ रही है। तो अगर ऐसी ही स्थिति है, यानी जैसी ये वाली स्थिति है उनकी, यहाँ पर देखिए, यानी जब MR बढ़ता है तो TR भी बढ़ता है। जब सीमांत संप्राप्ति बढ़ती है तो कुल संप्राप्ति भी बढ़ती है, इस चित्र के माध्यम से बताया गया है, ठीक है। तो देखिए कुल संप्राप्ति बढ़ रही है, तो यहाँ पर क्या है, दोनों चीज़ें बढ़ती हैं, TR बढ़ता है, ठीक है। तो यहाँ पर आप करेंगे कीमत स्थिर, अगर कीमत स्थिर है तो क्या होगा, आपका MR इक्वल टू हो जाएगा AR के, यानी सीमांत संप्राप्ति बराबर होगी औसत संप्राप्ति के। तो ये हो गया। उसके बाद देखते हैं आगे हमारा क्या है, आगे है यहाँ पर जो पॉइंट है वो है, यदि औसत संप्राप्ति स्थिर नहीं हो तो क्या होता है। यानी ये सवाल आ गया कि अगर औसत संप्राप्ति स्थिर नहीं होती तो क्या होगा। यानी अगर स्थिर होती है तो आपने देखा कि स्थिर होगी तो MR बराबर जो होगा, यहाँ पर MR, अगर औसत संप्राप्ति स्थिर होगी तो MR बराबर हो जाएगा AR के। तो सीधी सी बात है, अगर यहाँ पर औसत संप्राप्ति स्थिर नहीं होगी तो क्या होगा, ये बराबर नहीं होगा, ठीक है। उसके बाद हम आगे देखते हैं, आगे क्या है, आगे बढ़ते हैं और आगे समझने का प्रयास करते हैं। और आगे क्या टॉपिक है, आगे हमारा आ जाता है नेक्स्ट टॉपिक, जिसका नाम है विभिन्न बाजारों में फर्म का संप्राप्ति वक्र। यानी विभिन्न बाजार होते हैं और उन बाजारों में जो है मांग का, यानी बाजारों में फर्म का संप्राप्ति वक्र किस प्रकार से होता है ये देखते हैं। तो कितने प्रकार के संप्राप्ति वक्र होते हैं बाजार के लिए, यहाँ पर देखिए, पूर्ण प्रतियोगी बाजार। तो आपको पता होना चाहिए इससे पहले कि बाजार जो है कितने प्रकार के होते हैं, क्योंकि ये बाजार वाला टॉपिक बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आगे आने वाले जो माइक्रो इकोनॉमिक्स के चैप्टर्स हैं उसमें जो है आपको बाजार के ऊपर, यानी बाजार कितने प्रकार के होते हैं, किस प्रकार के होते हैं, उन पर जो है पूरा चैप्टर आएगा, यानी अध्याय आएगा, अध्याय आपका पूरा अध्याय आएगा, ठीक है। तो इसमें देखिए यहाँ पर 3 है मेन। पहला जो है पूर्ण प्रतियोगी, ठीक है, यहाँ पर पूर्ण प्रतियोगी बाजार, यानी पूर्ण प्रतियोगी बाजार है, ये है पूर्ण प्रतियोगी बाजार आपका। उसी तरह दूसरा बाजार भी आ जाएगा। दूसरा क्या होता है, एकाधिकारी बाजार, तो उसके बारे में भी पढ़ेंगे, यानी एकाधिकार बाजार होता है, एकाधिकार बाजार, एक होता है एकाधिकार और तीसरा होता है नंबर 3 एकाधिकारी। तो ये होते हैं बाजार, ठीक है, बाजार प्रतियोगिता इस प्रकार से होता है।
बाजार यहाँ पर प्रतियोगिता भी लिखा होता है, प्रतियोगिता। तो इस प्रकार के 3 चीज़ें होती हैं, पहला, दूसरा, तीसरा। तो यहाँ पर देखिए इनके बारे में हम आगे इस चैप्टर में जो है डिटेल में पढ़ेंगे, और आगे आने वाले चैप्टर में भी इन्हीं के बारे में हम पूरी डिटेल में पढ़ेंगे। यहाँ पर संक्षिप्त रूप में पढ़ लेते हैं, वहाँ पर पूरी डिटेल में पढ़ेंगे। तो यहाँ पर भी है टॉपिक ये, वहाँ पर भी है, लेकिन वहाँ पर पूरा विस्तार से पूरा चैप्टर दिया गया है, इसीलिए हमें इन्हें समझना बहुत ज़रूरी है। अगर आपने यहाँ पर ये समझ लिए तो वो चैप्टर आपको याद करने में और जो है ज़्यादा कठिनाई नहीं होगी, तुरंत आपको याद हो जाएगा, ज़्यादा आपको मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। तो चलिए देखते हैं क्या है पूर्ण प्रतियोगी बाजार किसे कहते हैं। तो पूर्ण प्रतियोगी बाजार क्या होता है? पूर्ण प्रतियोगी बाजार में एक फर्म की कीमत स्वीकारक होती है, यानी जो एक फर्म होती है कीमत स्वीकारक होती है, यह बाजार की कीमत को प्रभावित नहीं कर सकती। यानी कहना चाह रहा है कि अगर एक फर्म है, यानी एक उद्योग में यानी एक फर्म लगी हुई है और वो काम कर रही है, तो फर्म क्या होती है? कीमत स्वीकारक होती है। ये कहना चाह रहा है यहाँ पर अगर आपकी एक फर्म है, ये क्या है आपकी फर्म, ये फर्म है, अगर ये फर्म है तो यहाँ पर क्या है? ये बाजार है, ये है आपका बाजार। तो इसमें क्या होता है? बाजार जो फर्म होती है वो क्या होती है? कीमत स्वीकारक होती है। कीमत स्वीकारक का मतलब है कि यहाँ पर जो बाजार के अंदर वस्तुओं एवं सेवाओं की जो कीमत निर्धारित की गई है, ये फर्म जो है उससे बदल नहीं सकती। क्या है? बदल नहीं सकती। फर्म जो क्या कर सकती है? जो बाजार ने कीमत निर्धारित की गई है वस्तु की, वो वस्तु की कीमत जो है फर्म बदल नहीं सकती है। इसे कहते हैं बाजार जो है ये क्या होती है? कीमत स्वीकारक होती है। यानी बाजार जो निर्धारित कर देगा वस्तु एवं सेवाओं की कीमतें, वो जो है फर्म को स्वीकार करनी पड़ेंगी उसी हालत में। ठीक है, जो फर्म बाजार निर्धारित करेगा वस्तु और सेवाओं की कीमतों को, वो जो है फर्म को स्वीकार करनी पड़ेगी। इसीलिए कहते हैं फर्म क्या होती है? कीमत स्वीकारक होती है पूर्ण प्रतियोगी बाजार में। ठीक है, और यहाँ पर क्या होता है? यह कीमत प्रभावित, यानी यह जो है बाजार कीमत को प्रभावित नहीं कर सकती। जो फर्म होती है इसमें ये बाजार की कीमत को प्रभावित नहीं कर सकती। ये जो फर्म है ये बाजार की कुछ कीमत होगी, यानी बाजार क्या करेगा? एक कीमत निर्धारित होती है बाजार में। कीमत यानी प्रत्येक वस्तु होती है उनकी कीमत होती है। आप बाजार में जाएंगे तो अगर आप आलू लेने जाते हैं तो आपको पता होगा कि आलू कितने रुपए किलो चल रहा है। ठीक है, तो आपको पता होगा कि आलू कितने रुपए किलो चल रहा है। तो यहाँ पर क्या है? अगर कोई दुकानदार उसे ज़्यादा भाव में बेचता है, ज़्यादा कीमत पर बेचता है, तो वह नहीं बेच पाएगा, क्योंकि सबको पता है कि उसकी कीमत क्या है। ठीक है, तो यहाँ पर फर्म, यहाँ पर मतलब दुकानदार से मतलब है फर्म। ठीक है, तो फर्म अगर अपनी वस्तुओं को ज़्यादा कीमत पर बेचना चाहती है वो ऐसा नहीं कर पाएगी, क्योंकि ये कीमत को प्रभावित नहीं कर सकती है। बाजार में जो जिस वस्तु का जो रेट चल रहा है उसी पर वो बिकेगी। इसे कहते हैं पूर्ण प्रतियोगी बाजार। और इस बाजार में कोई भी आसानी से प्रवेश कर सकता है, अपना व्यवसाय चला सकता है और अपनी मर्जी से छोड़ सकता है। कोई इसमें प्रबंध, यानी कोई भी इसमें जो है प्रवेश करने से रोक टोक नहीं है। ठीक है, अपनी मर्जी के मालिक होते हैं। जैसे कि आप देखते होंगे रेडी वाले होते हैं, बाजार में जाते हैं, वहाँ पर जो है रेडियाँ लगाते हैं, अपने मर्जी से करते हैं, अपनी मर्जी से छोड़ सकते हैं। और यहाँ पर बहुत सारी बड़ी बड़ी दुकानें भी होती हैं जो कि यहाँ पर इस तरह का काम करती हैं, और ये उनका रेट जो है बाजार द्वारा निर्धारित होता है। यहाँ पर जो उत्पादन करती है फर्म, वो अपनी वस्तु का रेट निर्धारित नहीं कर सकती। यानी अगर एक वस्तु जो है, यहाँ पर एक फर्म क्या करती है? टमाटर, जैसे कि यहाँ पर जो है कोई भी फर्म है, यहाँ पर फर्म दूध जैसे दूध होता है ना, दूध की फर्म है, वहाँ पर क्या होगा? दूध निकाला जाता है और दूध थैलियों में पैक होकर आता है, तो दूध की जो कीमत है उसी कीमत पर बेचा जाएगा, यानी बाजार कीमत पर। फर्म उसे निर्धारित नहीं कर सकती। तो इसे कहते हैं यानी पूर्ण प्रतियोगी बाजार। तो उम्मीद है दोस्तों ये पूर्ण प्रतियोगी बाजार जो है आपको बेहतर तरीके से समझ में आया होगा। इसीलिए मैं आपको इसको डिटेल में समझा रहा हूँ, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आगे भी ये आएगा, इसीलिए आप यहाँ पर सीख लें, बेहतर होगा। तो चलिए देखते हैं आगे क्या है। इसका वक्र किस प्रकार से बनता है, इसके वक्र को देख लेते हैं। वक्र देखिए कैसे बनता है इसका। वक्र देखिए इस प्रकार से बनता है। यहाँ पर
समप्राप्ति वक्र कैसे बनेगा, ए आर बराबर होता है एम आर के, तो ये होता है आपका एक्स अक्ष के समांतर, ये एक्स अक्ष है और इसके समांतर होता है, यानी गैप बराबर होता है। इस प्रकार से जो है वक्र बन जाता है। अब देखते हैं हम ए का अधिकारी बाजार, जैसा कि मैंने पहले ही बताया ए का अधिकारी बाजार। अब यहाँ पर ए का अधिकारी बाजार क्या होता है, इसे भी हम डिटेल में और बेहतर तरीके से समझने का प्रयास करते हैं। देखते हैं ए का अधिकारी बाजार का वह स्वरूप होता है, यानी क्या है, एकाधिकारी बाजार का वह स्वरूप जिसमें वस्तुओं का केवल एक जो है एक विक्रेता तथा एक यहाँ पर एक विक्रेता तथा उत्पादक होता है। अब इसका क्या मतलब है भैया, इसका क्या मतलब है, एक एकाधिकारी बाजार वह बाजार होता है जिसका केवल एक जो है विक्रेता होता है और एक उत्पादक होता है। उत्पादक कहें या विक्रेता कहें, बात एक ही है। क्यों, उत्पादक कौन होगा, वस्तुओं को उत्पादित करने वाला यानी बनाने वाला, ठीक है। अब विक्रेता कौन होगा, बेचने वाला। तो यहाँ पर एक ही है। तब देखिए विक्रेता कब बेच पाएगा, जब वो उत्पादक से वस्तुएं खरीद पाएगा। तो एक अगर उत्पादक है और एक विक्रेता है तो हम समझ जाएंगे कि एकाधिकारी बाजार उसे कहते हैं, ठीक है। तो एकाधिकारी बाजार क्या होता है, वह बाजार जिसमें जो है केवल एक जो वस्तु होती है ना, वस्तु का केवल एक विक्रेता या उत्पादक होता है, जिससे कहते हैं एकाधिकारी बाजार। तो यहाँ पर देखिए आपको इसको और समझाते हैं डिटेल में, एकाधिकारी बाजार क्या होता है। अब यहाँ पर ये बाजार है, ये है आपका बाजार, ठीक। अब इस बाजार में क्या है, एकाधिकारी बाजार है। इस बाजार की क्या विशेषता है, इस बाजार की विशेषता है एकाधिकारी। यहाँ पर मैंने क्या कहा, यहाँ पर देखिए लिखा है एक विक्रेता होता है, यानी ये वस्तु और सेवाओं, वस्तु जो भी वस्तु बेची जाती है बाजार में उसका एक विक्रेता होता है, यानी विक्रेता क्या होगा, विक्रेता एक होगा। और ऊपर वाले में जो हमने देखा था उसके विक्रेता अनेक होते हैं, बहुत सारे, कोई भी आ सकता है, लेकिन एक विक्रेता होगा और एक उत्पादक होगा। तो देखिए इसका मतलब अगर एक उत्पादक है किसी वस्तु का तो वही वो वस्तु बना सकता है और कोई वस्तु नहीं बना रहा है। यानी क्योंकि अगर मान लीजिए बाटा क्या है, आपकी जूते की कंपनी है, ठीक है। बाटा जूते की कंपनी है और बाटा का उत्पादक केवल क्या है, एक उत्पादक है, ठीक है। एक उत्पादक है और वही बनाता है और एक ही विक्रेता है, यानी एक ही कंपनी है, एक ही कंपनी बाटा कंपनी जो है वही बनाती है बाटा के जूते। तो यहाँ पर एक विक्रेता है, एक उत्पादक है और ये बाजार में आते हैं, ठीक है, बाजार में आते हैं। तो एकाधिकारी बाजार है, उन्होंने क्या कर रखा है, बाजार पर एकाधिकार कर रखा है। एक विक्रेता एक उत्पादक है और वस्तुओं को बेच रहे हैं, ठीक है, यानी उनकी जगह उनकी वस्तुओं की जगह और कोई नहीं ले सकता है। उन्होंने एक स्थान बना लिया बाजार में और उस वस्तुओं को वो बेच रहे हैं। एक का अधिकार हो चुका है, एक अधिकार मतलब कब्जा हो गया एक तरीके से उनका बाजार पर, ठीक है। तो यहाँ पर कोई आसानी से प्रवेश भी नहीं कर सकता, जो है आसानी से जो है छोड़ भी नहीं सकता, क्योंकि अगर छोड़ेगा तो उसका नाम खराब पूरा जो है पूरा घाटा हो जाएगा और डूब जाएगा। इसीलिए वो आसानी से कोई छोड़ भी नहीं सकता और ना ही प्रवेश कर सकता है, क्योंकि इनका पूरी तरह से यहाँ पर कब्जा हो रखा है। तो इसे कहते हैं एकाधिकारी बाजार। तो आप दोस्तों उम्मीद है कि ये समझ गए होंगे। उसके बाद देखते हैं इसका वक्र कैसे बनता है। वक्र कुछ इस प्रकार से बनता है, ए आर जो है इस प्रकार से यहाँ पर होता है और ये एम आर भी इस तरह नीचे की तरफ होता है। अब देखते हैं नेक्स्ट तीसरी प्रतियोगिता, यानी तीसरी प्रतियोगी बाजार के बारे में जानते हैं। एकाधिकारी प्रतियोगी बाजार। अभी तक हमने क्या पढ़ा, एकाधिकारी बाजार पढ़ा है, अब एकाधिकारी प्रतियोगी बाजार पढ़ते हैं। ये क्या होता है, इसमें देखें प्रतियोगी बाजार के का मतलब है, इसका मतलब है कि यहाँ पर एकाधिकारी प्रतियोगी बाजार वह बाजार है जिसमें किसी वस्तु के बहुत से क्रेता तथा विक्रेता होते हैं। अगर यहाँ पर देखिए किसी वस्तु के बहुत से क्रेता और विक्रेता होते हैं तो उसे कहेंगे हम एकाधिकारी प्रतियोगी बाजार, ठीक है। यानी इसमें क्या है, एक वस्तु बेची जा रही है, उस वस्तु को खरीदने के लिए बहुत से जो है क्रेता हैं और विक्रेता हैं, तो उसे कहेंगे एकाधिकारी बाजार, ठीक है। तो आप समझ गए क्या है कि एकाधिकारी बाजार प्रतियोगिता क्या होती है, जिसमें कि एक वस्तु को खरीदने के लिए उसके बहुत से विक्रेता और क्रेता होते हैं, तो उसे कहा जाता है
कि एकाधिकारी प्रतियोगी बाजार। तो आप इसकी परिभाषा लिख सकते हैं इसी तरह कि अगर किसी वस्तु के जो है एक से अधिक यानी बहुत से क्रेता तथा विक्रेता होंगे तो उसे कहा जाएगा एकाधिकारी बाजार प्रतियोगिता। तो अब बढ़ते हैं नेक्स्ट इसके ग्राफ की तरफ। ग्राफ क्या होता है, कैसे बनता है, देखते हैं। तो इसकी ग्राफ की बात करें तो ग्राफ कुछ इस प्रकार का दिखता है। ग्राफ कुछ इस प्रकार का दिखता है। संप्राप्ति वक्र क्या है? संप्राप्ति वक्र अगर हम बात करें एकाधिकारी प्रतियोगी बाजार की, इसमें समान होता है, एकाधिकारी बाजार के समान ही इसका ग्राफ बनता है। जैसा कि हमने पिछले में देखा था, पिछला ग्राफ बिल्कुल समान है, कोई अंतर नहीं होता है। तो अब देखते हैं नेक्स्ट, यहाँ पर विभिन्न बाजार यहाँ पर जो है विभिन्न बाजार स्थितियों में फर्म का संप्राप्ति वक्र या मांग वक्र, मांग की कीमत लोच श्रेणियाँ। तो कैसे कैसे श्रेणियाँ होती हैं देखिए, हमने यहाँ पर देखा था इस तरह से तीनों ग्राफ को एक साथ बना दिया है। ठीक है, यहाँ पर क्या होता है आपका जो है AR MR जो है स्थिर रहता है, कीमत स्थिर रहती है, तो AR बराबर MR होता है। उसके बाद ये जो आपकी अभी दो बाजार की स्थितियाँ हैं वो हमने दिखा दी। तो इस प्रकार से एक ही ग्राफ के माध्यम से हमने क्या है सारी चीज़ें को बता दिया। ठीक है, आई होप दोस्तों ये आपको वीडियो अच्छी लगी होगी और आपको जो है सारे टॉपिक समझ में आए होंगे। अगर समझ आ गए हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पर आपको मिलने वाला है बहुत सारा जो है यहाँ पर इकोनॉमिक्स का जो है फुल सिलेबस, और भी हिंदी मीडियम में बहुत ही डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ। और चलिए फिर हम मिलेंगे अगली वीडियो में अगले टॉपिक अगले चैप्टर के साथ। तब तक के लिए बाय।